हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा और ज्वाइन जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। गाइस देखिए, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिए, फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो देखिए, लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है ना। और इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, और देखिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, या अवरक्त विकिरण, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर दीजिए। देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स यहां पर बी के साथ जा रहे हैं, लेकिन देखिए बी आंसर नहीं है। बी नहीं होगा आंसर, और सी भी नहीं, डी भी नहीं। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या करती है? सुपरसोनिक जेट विमानों से जो निकलने वाली गैस है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या करती है? ओजोन परत को पतला करती है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए आपका आंसर है। क्या है? ए आपका आंसर है। क्लास कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पा रही है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरा पीएचडी में, अभी रिसर्च पीएचडी में एडमिशन हो गया है, जिस कारण से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन एक दो दिन के बाद कंटिन्यू आपकी क्लासेस होगी। ठीक है, दो दिन का समय दीजिए मुझे, 2 दिन के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। ज्योग्राफी की सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। 6 या 7 नवंबर से हम स्टार्ट कर लेंगे ज्योग्राफी की सीरीज। 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हम वहां पर सॉल्व करेंगे और कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी बीच में गैप नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मटेरियल प्रोटोकॉल 1907 का मुख्य उद्देश्य था। क्या था मटेरियल प्रोटोकॉल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या था? तो ऑप्शन दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, जैव संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। मैंने सारा कुछ आपको पढ़ाया है। जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सारी क्लासेस देख लीजिए। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है, बहुत जल्दी यानी कि 5 नवंबर को हमारी एक आईसीटी का मैराथन सेशन आ रहा है। आईसीटी यूनिट का हमारा एक मैराथन सेशन आ रहा है, 1.5 घंटे का है लगभग। तो उसे जरूर देखना है। कंप्लीट आईसीटी वहां पर करवाया गया है थ्योरी क्लासेस में, है ना, जरूर देखना है। देखिए यहां पर कुछ लोगों के आंसर सी आ रहा है, कुछ लोगों के ए आ रहे हैं, लेकिन ना ए है ना ही सी है। क्या है? बी, ओजोन परत संरक्षण। मटेरियल प्रोटोकॉल का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ओजोन परत को संरक्षित करना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांति घाटी केरल में, या सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में, या फूलों की घाटी, या सुरमा घाटी में?
तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पढ़ा है, सारा कुछ आपको पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है आप सभी को। शांति की घाटी, आंसर क्या होगा? ए, है ना। अब देखिए कुछ लोग सी के साथ गए हैं, सी आंसर नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल सही जा रहा है, सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा, सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, 10 से 15 सेकंड आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। तो भारत के समुद्री तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं, यानी कि भारत में जो समुद्री तटीय भागों में जो तूफान आता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, ज्वार कहते हैं या टाइफून कहते हैं? अब देखिए कुछ लोगों के आंसर ए आ रहे हैं, कुछ लोगों के सी आ रहे हैं, लेकिन जो लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। टाइफून कहा जाता है, टाइफून, जो टाइफून शब्द है ये जापान का वर्ड है टाइफून, है ना। आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर है, टाइफून। पढ़िए क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है, जो स्वच्छ जल है वो अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है कितना? -4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, माइनस है। और देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर या -25 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, बी डी आंसर नहीं है, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो लोग ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस पर स्वच्छ जल का घनत्व प्राप्त होता है। याद रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे और आप गलत करके आओगे, है ना, मुझे मालूम है। इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर क्लास को 2-2 बार जरूर देखना है, 2-2 बार जरूर देखना है सभी क्लासेस को, जितनी भी यहां पर 500 एमसीक्यू सीरीज करवाई गई है। बिल्कुल इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में, वर्ष 1970 में, 1972 में या वर्ष 1982 में? अब देखिए यहां पर आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं, डी नहीं है, और कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, बी भी नहीं है, है ना। ए बिल्कुल नहीं होगा, और क्या होगा? सी। 1972 में भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई थी 1972 में। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें यहां पर जो ईयर होते हैं ये रटने वाले होते हैं, मतलब इनको रटा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1972 में क्या हुआ था। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई थी। आप इसे रटिए या समझिए, लेकिन आपको याद रखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। यह भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको सारा कुछ पढ़ाया है।
है ना। पीडीई पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पढ़ा है आप सभी को अच्छे से, सारी क्लासेस हुई है यहाँ पर, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को कवर किया गया है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है जल्दी से देख लीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। जैव विविधता का COP11 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन 2012 में कहां संपन्न हुआ था? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। अरे कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, क्या बात। हैदराबाद है आंसर। कोप 11 कहां हुआ था? 2012 में। कहां संपन्न करवाया गया था? हैदराबाद में। याद रखना है आपको। कोप 11, कोप 12, कोप 13, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। पढ़िए और आंसर दीजिए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG के अंतर्गत निम्न में से कौन से शामिल हैं? शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व यानी कि जो शिशु की माता होती है, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना, ठीक है, यानी कि जो शिशु की जो माता होती है उनके स्वास्थ्य को बढ़ाना, स्वस्थ रखना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो यहां पर सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है, डी यहां पर आंसर है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। पढ़िए क्वेश्चन को आंसर दीजिए। अब देखिए, कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने पद्धति नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने पद्धति नहीं है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, या वन्य जीव अभयारण्य, इनमें से कौन सा है? देखिए, वनस्पति संरक्षण हेतु जो पद्धति नहीं है वो क्या है? क्या नहीं है? नहीं लिखा गया है, ठीक है, चश्मा लगा लीजिए, है ना। तो राष्ट्रीय पार्क नहीं होगा, वन्य जीव नहीं होगा, जीव मंडल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी हैं, ये सभी हैं। वनस्पति उद्यान नहीं होगा, वनस्पतिक उद्यान नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? बी आपका सटीक आंसर है, बी, ठीक है। वनस्पति संरक्षण हेतु जो स्वस्थाने पद्धति नहीं है वो वनस्पतिक उद्यान नहीं है। बाकी जीव मंडल आरक्षित है, राष्ट्रीय पार्क है और वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, तो बी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास से पर्यावरण साफ स्वच्छ रहता है, आर्थिक विकास से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आर्थिक विकास से पर्यावरण का ह्रास होने लगता है, आर्थिक विकास से पर्यावरण संतुलित रहता है। तो बताइए। वाह वाह वाह, बहुत सही, बहुत सही। अब देखिए, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं। जो लोग बहुत कम स्टूडेंट सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी आपका सही आंसर है, सी। आर्थिक विकास से पर्यावरण का ह्रास होने लगता है। जहां पर बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिकली जहां पर बहुत ज्यादा डेवलप होता है, आर्थिक स्तर पर बहुत ज्यादा विकास होता है, वहां पर पर्यावरण का ह्रास होने लगता है, ठीक है, पर्यावरण को थोड़ा थोड़ा करके हानि पहुंचने लगती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
देखिए, सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास शब्द प्रथम बार प्रयोग वर्ष 1970 में कोकोयोग घोषणा में किया गया और वर्ष 1985 में डासमैन नामक विद्वान ने आर्थिक विकास कार्यों के संपादन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखिए, आपको यहां से आंसर देना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए यहां पर देखिए, सी, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। अधिकतर लोग सी के साथ गए हैं और सी आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? न्यूटन स्केल, रिएक्टर स्केल, आर्किमिडीज स्केल या एवरेस्ट स्केल। भूकंप किससे मापा जाता है? जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से मालूम है। तो देखिए, यहां पर अधिकतर लोगों का सही आंसर आ रहा है बी। ठीक है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है। आंसर क्या होगा? बी आपका सटीक आंसर है। बी क्या है? बी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं इनमें से? थार मरुस्थल, समुद्र तट, हिमालय क्षेत्र या गंगा का मैदान। अब देखिए, बी के साथ कौन जा रहा है? समुद्र में कोई भूस्खलन होता है? कैसे कैसे लोग। अरे हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होता है। मिट्टी का कटाव कहां पर होता है? सी आपका सटीक आंसर है। जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर है जो सी के साथ गए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सभी जीवों को श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। ऑक्सीजन नहीं होगा। सभी जीवों को श्वसन क्रिया के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी आपका सही आंसर है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है जीवों के लिए, जीवों को सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया को करने के लिए, है ना। बी आपका सही आंसर है। बीसवीं शताब्दी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई बताइए? 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.3 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस। सी, बी नहीं होगा। अधिकतर लोग बी के साथ जा रहे हैं। बी नहीं होगा। क्या होगा? सी होगा, 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। आंसर क्या होगा? सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है? उद्योग, कृषि, समुद्री परिवहन, खनन। देखिए, ठोस अपशिष्टों का स्रोत समुद्री परिवहन नहीं होगा, खनन नहीं होगा और उद्योग भी नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है?
तो क्या होगा? कृषि। कृषि नहीं होगा, सॉरी। देखिए, खनन में ठोस अपशिष्ट होते हैं, खनन में होते हैं, समुद्री परिवहन में होते हैं, उद्योग में होते हैं, लेकिन कृषि में कभी भी ठोस अपशिष्टों का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। कभी भी ठोस अपशिष्ट नहीं पाए जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो आंसर क्या होगा? बी आपका सटीक आंसर होगा। उद्योग में होगा, समुद्री परिवहन में होगा और खनन में होगा, ठोस अपशिष्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। बी आपका सटीक आंसर होगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। भूकंपीय भूकंपीय हलचलों मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? अब देखिए, भूकंप का जो हलचल हो रही है, भूकंपीय हलचल हो रही है, कहीं पर भूकंप आता है तो उस किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या हाइड्रोग्राफ, सॉरी हाइग्रोग्राफ। अब कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं। कभी भी भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, बैरोमीटर नहीं होगा। आपने गलत पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है, बैरोमीटर नहीं होगा, सिस्मोग्राफ होगा। आंसर क्या है? बी। बी आपका सटीक आंसर बी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बताइए, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है? बताइए कहां पर, किस देश में आता है? जापान, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। देखिए, कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, डी आंसर नहीं है, सी भी नहीं होगा, और अधिकतर तो बी के साथ जा रहे हैं, बी भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा भूकंप आता है जापान में, याद रखना। सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है, किस देश में आता है? जापान में आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ए आपका सटीक आंसर ए है, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जितना भी यहां पर मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं, पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, सारा कुछ आपको पढ़ाया है ना। थ्योरी क्लासेस में सारा कुछ पढ़ाया है। अब देखिए, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, अकाल। तो देखिए, बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो लोग ए के साथ गए हैं, जो स्टूडेंट्स ए के साथ गए हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। भूकंप के कारण गुजरात का भुज शहर आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ है। ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए। जैव आवर्धन, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से है? जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, जाति की संख्या, जीवित जीवों का आमाप, बायोमास। ये लिखा गया है जीवित जीवों का आमाप और बायोमास, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है? जैव आवर्धन का तात्पर्य पूछा गया है कि किसकी वृद्धि से है, आपको बताना है। अब देखिए, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं। जो लोग ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। ए आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना बताइए? 1952 में, 1962 में, 1972 में या 1982 में?
बताइए। अरे नहीं, 1962 क्यों जा रहे हो? 1962 नहीं होगा, 1972 है। ठीक है, सी आपका सटीक आंसर है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में बना था, याद कर लीजिए अच्छे से। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी मिलाने वाले पैटर्न में पूछा जाता है, इस तरह के पैटर्न में पूछा जाता है आपसे, यही क्वेश्चंस आपसे इसी पैटर्न में पूछा जाता है जो अभी है, मिलाने वाले, है ना। तो इसका आंसर क्या है? सी है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़िए जल्दी से। देखिए, मीथेन, मीथेन कहां पाया जाता है? धान की खेत में पाया जाता है। मीथेन कहां पाया जाता है? धान की खेत में। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां पाया जाता है? प्रशीतन में। कहां? प्रशीतन में पाया जाता है। सीसा पाया जाता है मोटर वाहन में। कहां? मोटर वाहन में सीसा पाया जाता है। और रेसे कहां पाया जाता है? वस्त्र उद्योग में, है ना। तो देखिए आंसर क्या होगा? ए आपका सटीक आंसर होगा। ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर क्या है? ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है वो आपको बताना है। मटेरियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही बात। रियो सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पर्यावरण और विकास पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तत्वावधान लिखा गया है, तत्वावधान, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक कानूनी बाध्यकारी समझौता था। ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? डी आपका सटीक आंसर है। अब देखिए जो डी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर दिया है उन लोगों ने। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको पढ़िए। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में, या जनसंख्या नियंत्रण के लिए। देखिए यहां पर बताया गया है जो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखिए यहां पर डी नहीं होगा, ए होगा। क्या होगा? पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ए आपका सटीक आंसर ए है। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। सो गाइस देखिए आपको क्या करना है, जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है, रुकिए अभी मत जाइए, रुकिए पूरी बात सुन लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या करना है? देखिए इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट पे आना है। और प्लेलिस्ट पे आने के बाद यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस यहां पर प्रेस करना है। इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है और यहां पर हमने बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लिया है। टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीडी और भी बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी क्लासेस सारी क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, सारी क्लासेस देख लीजिए। और पेपर 1 के लिए माई पेपर 1 सीरीज जरूर देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है माई पेपर 1 सीरीज, है ना। और जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, माई ज्योग्राफी सीरीज, ठीक है, माई ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा। यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, यहां पर ज्योग्राफी की थ्योरी क्लासेस की गई हैं। और माई पेपर 1 सीरीज को भी जरूर देखिएगा।
माई पेपर वन पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज को भी आप सभी को जरूर देखना है और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर देखना है, सॉरी ज्वाइन करना है, देखना नहीं है, ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी तरह का जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो इसी तरह का पैटर्न खुल जाएगा और फाइल्स पे जाइए। 83 से भी ज्यादा फाइल्स वहां पे प्रोवाइड किया गया है, आप सभी ने वहां से डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड वहां से कर लीजिए। और देखिए व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, और या फिर आप सर्च कर सकते हैं दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं तक।